नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। आदमपुर का मैदान कौन बनेगा सुल्तान, आज फैसला हो जाएगा। मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 6 नवंबर को होगा नतीजों का दिन, जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार रहने वाला है। लेकिन इससे पहले जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। कुल 22 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और ये चुनाव बेहद रोचक और दिलचस्प हो चुका है। तो हरियाणा में आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। मतदान के लिए आदमपुर में 180 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 36 संवेदनशील और 39 अति संवेदनशील बूथ हैं। आदमपुर उपचुनाव में 1,71,473 मतदाता हैं, जिनमें से 91,805 पुरुष और 79,668 महिला मतदाता हैं। वहीं आदमपुर उपचुनाव को लेकर धारा 144 भी लागू है। इससे पहले मंगलवार शाम 6 बजे से 3 नवंबर 7 बजे तक जनसभा करने और 5 या 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। आदमपुर विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष करवाने के लिए अर्धसैनिक बल के साथ 2500 पुलिस के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। आपको बता दें कि आदमपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के वोटों की गिनती 6 नवंबर को होगी। इसके लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी और 13 राउंड में मतों की गिनती होगी। आदमपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के भव्य बिश्नोई, कांग्रेस के जयप्रकाश और आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह के साथ कुल 22 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें कांग्रेस को छोड़ इनेलो में गए किसान नेता कुर्डाराम नंबरदार भी शामिल हैं। गौरतलब है कि भव्य बिश्नोई भजन लाल के पोते और कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। वहीं जयप्रकाश 3 बार के लोकसभा सांसद और विधायक रह चुके हैं। जयप्रकाश इस सीट पर साल 2009 में भी कुलदीप बिश्नोई को कांटे की टक्कर दे चुके हैं। आदमपुर उपचुनाव में आपने सत्येंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। सत्येंद्र सिंह इससे पहले बीजेपी में थे। 2014 में कांग्रेस की टिकट पर कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। कुलदीप के इस्तीफा देने के बाद वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार के बीच देखी जा रही है। लेकिन इनेलो और आम आदमी पार्टी ने भी इस चुनाव को बेहद रोचक बना दिया है। अनिल दत्त सेमवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं चुनावी अपडेट के साथ। अनिल का रुख करेंगे। अनिल, 7 बजे से वोटिंग जारी है। सबसे पहले तो ये बताएं कि मतदान प्रतिशत जो है अभी कहां तक कितना पहुंच चुका है और ये जो चुनावी समर है इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? एक सीट पर हालांकि ये चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, लेकिन क्या मायने निकाले जाए? बिल्कुल, देखिए मायने स्पष्ट है कि 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले ये जो उपचुनाव है वो काफी मायने रखता है सभी पार्टियों के लिए। इसीलिए सभी पार्टियों की तरफ से पूरी जान इस चुनाव में फूंकी गई। वहीं अभी फिलहाल बात की जाए तो 30% से ज्यादा मतदान जो है वो आदमपुर में हुआ है। जो अभी तक की अगर बात की जाए, करीब 1 बजे तक की बात की जाए, तो एक अच्छा मतदान प्रतिशत कहा जा सकता है, क्योंकि हम्म। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और अभी 5 से 6 घंटे का समय है, जिसमें वोटिंग परसेंट जो है वो बढ़ेगा। और इसमें ये देखना होगा कि कितना ज्यादा लोग जो हैं वो मतदान के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, भव्य बिश्नोई। इसके अलावा कांग्रेस के जयप्रकाश चुनावी मैदान में है, जो सांसद भी रहे हैं हिसार से 2 बार। हम्म। और साथ ही 2009 में वो पहले आदमपुर से चुनाव लड़े थे, लेकिन बेहद कम मार्जिन से वो चुनाव हारे थे, जिसके चलते अब कांग्रेस की तरफ से उन्हीं पर दाव खेला गया। इससे पहले वो बरवाला से भी विधायक रह चुके हैं। अब क्योंकि पिछले चुनाव में वो चुनाव हार गए थे, अब क्योंकि बाई इलेक्शन है, इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से उनका नाम आगे किया गया, तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए और काफी रोमांचक ये मुकाबला उनके उतरने से हुआ। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह चुनावी मैदान में हम्म। है। वो भी भारतीय जनता पार्टी में पहले थे और कुलदीप बिश्नोई शामिल हुए पार्टी में, तो उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और अभी जो है वो आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम बड़े नेताओं ने उनके लिए प्रचार किया। जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो भी आदमपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। अरविंद केजरीवाल का भी एक कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए हम्म। गुजरात हादसे की वजह से। लेकिन हम्म। पंजाब के तमाम नेता,
दिल्ली के कई नेता जो हैं लगातार उनके लिए चुनाव प्रचार करते रहे। अशोक तंवर उनके लिए प्रचार करते रहे। चौथे उम्मीदवार आईएनएलडी से है कुरुडाराम, हम्म। जो कि कांग्रेस में थे। कांग्रेस की तरफ से जेपी का नाम जैसे ही अनाउंस किया गया, उनकी तरफ से पार्टी छोड़ दी गई और उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से उन्हें अपना उम्मीदवार बना लिया गया। उनके प्रचार के लिए ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला लगातार चुनावी प्रचार करते रहे और लगातार इस जो चुनावी मुकाबला था इसको दिलचस्प किया। इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी और साथ ही कांग्रेस के साथ-साथ जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो संयुक्त उम्मीदवार हैं, मुकाबला काफ़ी कड़ा हम्म। है। 4 अहम जो उम्मीदवार हैं अलग-अलग पार्टियों से उनके बीच ये मुकाबला है। ये देखना होगा कि क्योंकि 6 तारीख को आज वोटिंग होगी और 6 नवंबर को मतगणना होगी जिसके हम्म। बाद नतीजे सामने आएँगे। जी। बिल्कुल अनिल, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब से चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, चुनाव प्रचार शुरू हुआ, तब से लेकर जब अंतिम चरण में पहुंचा चुनाव प्रचार का दौर, तब से लेकर उस वक्त तक क्या आपने चीजों को बदलते हुए देखा? समीकरण कितने बदलते हुए आपने यहाँ पर देखे? एक मंच पर जब देखा गया कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई, उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए एक ही मंच पर दुष्यंत चौटाला दिखाई दिए, रंजीत चौटाला यहाँ पर दिखाई दिए, तो ये एक बड़ा कहीं ना कहीं संदेश, तस्वीर दे रही थी। बीजेपी जिसका खाता तक नहीं खुला है आज तक आदमपुर में, क्या इस बार लगता है कि संभावनाएं बढ़ गई हैं इस पूरी तस्वीर के सामने आने के बाद, और एक ऐसा परिवार, भजनलाल परिवार, जिसका गढ़ रहा है आदमपुर? बिल्कुल देखिए समीकरणों की बात की जाए तो पहले क्योंकि ये जो सीट है वो भजनलाल परिवार की सीट है, कुलदीप बिश्नोई इस पर जो है वो विधायक रहे, उनके इस्तीफा हम्म। देने के बाद ये खाली हुई, उन्होंने अपने बेटे का नाम आगे किया और उसके बाद से क्योंकि गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार थे, लगातार उनके लिए प्रचार हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृषि मंत्री जेपी दलाल को प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा कई सह प्रभारी बनाए गए और लगातार चुनाव प्रचार जो है वो जारी रहा। एक-एक मंत्री वहां पहुंचे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंचे और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। उससे पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से लगातार जोरदार प्रचार जो है वो जयप्रकाश के लिए किया जा रहा था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी पहुंचे। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से प्रचार किया जा रहा था, चाहे प्रभारी उसमें डॉक्टर सुशील गुप्ता की बात हो, इसके अलावा उनके जो वरिष्ठ नेता हैं अनुराग ढांडा उनकी बात हो, अशोक तंवर की बात हो, ये सभी इन सभी की तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा था। हम्म। और पहले ये जो मुकाबला था, जो तमाम सर्वे अपने स्तर पर किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें कुछ ऐसा मार्जिन नजर आ रहा था भारतीय जनता पार्टी को जिससे लग रहा था कि क्लियर ये जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ा दीपावली के बाद उसके हम्म। बाद मुकाबला जो है वो कड़ा होता चला गया और यही कारण है कि जोरदार फिर प्रचार सभी पार्टियों को वहां पर करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम्म। जननायक जनता पार्टी के भी नेता पहुंचे। दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी एक रैली की गई और उसके बाद मुख्यमंत्री भी एक मुख्यमंत्री की तरफ से आदमपुर मंडी में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। उसमें भी हम्म। डिप्टी सीएम मौजूद रहे और तमाम नेता जिन्होंने चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली रखी या वो प्रचार के लिए पहुंचे, वो तमाम नेता वहां पर पहुंचे। हम्म। अब समीकरण बदले। पहले जो जिस तरीके से चुनाव नजर आ रहा था, काफी स्मूथ चुनाव नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि बेहद अलग तरीके का ये चुनाव है। भव्य बिश्नोई और जो कुलदीप बिश्नोई है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के आ जाने के बाद, जननायक जनता पार्टी के आ जाने के बाद काफी नजदीकी उनके लिए मुकाबला रहेगा। लेकिन बाद में मुकाबला जो है वो लगातार कड़ा हुआ। अभी हम्म। अंतिम क्षणों तक मुकाबला पूरी तरीके से कड़ा है और अभी किसी के लिए भी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई बेहद आसानी से इस जी। मुकाबले में जीत दर्ज कर रहा है। हम्म। बेहद कांटे का मुकाबला ये रहने वाला है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है उनके उम्मीदवार जो मैदान में हैं उनके बीच टफ फाइट है। इसके साथ ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में कितनी बड़ी फाइट दे पाती है, हम्म। इंडियन नेशनल लोकदल।
कितना बड़ा वोट अनिल खींच अनिल पा। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने इस चुनावी मैदान में उतर के इस मुकाबले को और ज्यादा जो है मुश्किल बना दिया है? क्या रुझान आपने देखा कि जो वोटर्स है उनका रुझान कहीं दूसरी जगह भी जो है वो शिफ्ट हुआ है? देखिए जिस तरीके से जितने वोट ज्यादा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जाएंगे, हम्म। जितने ज्यादा वोट जाएंगे उतना दिलचस्प मुकाबला होगा। और यही कारण है कि दूसरी पार्टियों की तरफ से भी अपने आंकड़े जो पहले अक्सर चुनाव के दौरान रहते थे उनको बार बार चेंज किया जा रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से सभी वोटों पर सेंध लगाई जा रही है। और यही कारण है कि अपने स्तर पर अब सभी पार्टियों को रिव्यू करना पड़ा कि कितने वोट उनके खाते में कहाँ से किस गांव से पहुंच रहे हैं। मंडी आदमपुर में फिलहाल क्या स्टेटस उनका है। इसके अलावा तमाम जो गांव है वहां पर किस तरीके का स्टेटस है। जितने वोट आम आदमी पार्टी की तरफ से इस चुनाव में लिए जाते हैं उतना ये देखना होगा कि ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होगा। हम्म। अभी ये नहीं कहा जा सकता किसी भी की भी तरफ कि किसके लिए बेहद आसान जीत है, क्योंकि जी। वोटिंग लगातार जारी है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद और पूरे ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ने के चलते ये जो चुनाव है और ज्यादा रोचक हुआ है। जी। अनिल अगर आदमपुर की बात करें तो क्या लगता है कौन से यहाँ पर बुनियादी वो मुद्दे रहे जिनको लोगों ने जो है बेहद करीब से देखा और चाहा कि जो नया प्रतिनिधि वो चुने वो उन मुद्दों को लेकर जो है वो काम करे। हालांकि जब बात यहाँ पर चुनाव प्रचार की अगर करें तो चेहरों को लेकर बात होती रही और पुराना जो एक चला आ रहा था इतिहास उस पर बात होती रही कि जीत की जो रिवायत रही है रिवाज रहा है वही एक बार फिर से जो है रिपीट होने वाला है। लेकिन ऐसे कुछ वोटर्स आपने देखे जिन्होंने मुद्दों को लेकर जो मौजूदा समस्याएं हैं उनको लेकर बात की और कहा कि उनको मद्देनजर रखते हुए वो वोट करेंगे। बिल्कुल देखिए, मुद्दों से आधारित ये चुनाव है। मुद्दे काफी अहम हैं। मुद्दे विकास का मुद्दा काफी अहम है। विकास लोग चाहते हैं। सड़कें जो हैं पूरे आदमपुर की बात की जाए तो कुछ एक एरिया को छोड़ दिया जाए, बाकी इलाकों में सड़कों का बेहद बुरा हाल है। पानी की एक बड़ी समस्या लोगों के लिए है। युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा मुद्दा जो हम्म। है वो काफी हावी रहा इस पूरे चुनाव में। साथ ही मुद्दों के साथ साथ जो पूर्व विधायक थे उनके लिए कई तरीके के सवाल जो हैं वो खड़े किए गए सभी पार्टियों की तरफ से हम्म। कि आखिर उनकी तरफ से विकास क्यों नहीं करवाया गया। दूसरी पार्टियों की तरफ से जहां ये कहा गया कि जीतने के बाद तमाम तरीके के विकास होंगे, सड़कें होंगी, एजुकेशन का एक बड़ा मुद्दा था, स्कूलों के बंद होने का। हम्म। और जो एजुकेशन व्यवस्था है वो देने का एक अहम मुद्दा था। तो दूसरी पार्टियां जहां इन तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी, ये कह रही थी कि उनकी तरफ से चुनाव लड़ा जा रहा है, अगर वो जीतते हैं तो इन तमाम चीजों को पूरा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर गठबंधन के उम्मीदवार की बात की जाए तो उनका उनकी तरफ से जो ये चुनाव लड़ा गया उनकी तरफ से विकास के नाम पर, और हम्म। साथ ही वो ये कहते नजर आए कि अगर वो जीतते हैं तो सरकार में भागीदारी होगी, और सरकार में भागीदारी होने का मतलब है कि आदमपुर में विकास होगा। तो विकास के नाम पर आधारित ये पूरा चुनाव जो है वो रहा। इस विकास के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं जो है, सड़क, पानी, एजुकेशन, स्कूल, तमाम जो चीजें हैं ये अहम मुद्दे रहे। जी। अनिल आपने यहाँ पर रोजगार की बात की कि युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा जो है सबसे ज्यादा ऊपर रहा है और उसे उन्होंने प्राथमिकता पर लिया भी है। चुनाव प्रचार खत्म होने से कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री ने भी युवाओं के साथ जो है संवाद स्थापित किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो वहां पर भी कई ऐसी बातों को मुख्यमंत्री ने सामने रखा था कि वो क्या उनकी आगे योजना रहने वाली है, कार्य योजना रहेगी और अभी फिलहाल उन्होंने क्या कुछ किया है युवाओं के लिए, रोजगार के अवसर किस प्रकार से सरकार प्रदान करवा रही है और आगे भविष्य में और सरकार क्या कुछ करने वाली है। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में, क्योंकि एक बड़ी भूमिका जो है वो युवा वोटर जो है निभाने वाले हैं। 18 से 39 साल का युवा वर्ग जो है वो 81,000 से ज्यादा वोटर्स की संख्या में है। 1,71,000 जो पूरी आबादी है आदमपुर की वो आज मतदान का अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली है। तो क्या लगता है युवाओं को इस प्रकार से साधने में या फिर विश्वास में लेने में कौन कितना कामयाब रहा? बिल्कुल देखिए, अब युवा काफी अहम इस चुनाव में भूमिका निभाएगा, ये सभी पार्टियां जानती हैं। और यही कारण था कि मुख्यमंत्री की तरफ से एक युवाओं के साथ सीधा संवाद वर्चुअली तौर पर रखा गया, जिसमें
अलग-अलग हिस्सों से युवा मुख्यमंत्री के साथ जुड़े। मुख्यमंत्री की तरफ से पहले जहां सरकार के विकास कार्य को सामने रखा गया, वहीं युवाओं के कुछ सवाल भी लिए गए। हम्म। युवाओं की तरफ से सवाल रखे गए। रोजगार बढ़ाने का एक मुद्दा अहम था, स्कूलों का के मुद्दे भी रखे गए युवाओं की तरफ से, अच्छी एजुकेशन व्यवस्था देने को लेकर, अच्छे खेल के मैदान देने की भी एक डिमांड्स थी और उसके साथ कई ऐसी डिमांड्स थी जिसमें बसों की एक संख्या बढ़ाए जाने और ट्रेन की एक स्पेशल सर्विस रखे जाने, इस तरीके के तमाम मुद्दे थे जो मुख्यमंत्री के सामने हम्म। रखे गए। और यही कारण है कि सभी की तरफ से युवाओं पर विशेष फोकस रखा गया। बाकी जो दल थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि सरकार की तरफ से युवाओं के लिए काम नहीं किया जा रहा, बेरोजगारी हम्म। बढ़ रही है। वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से युवाओं के समक्ष जो भी अभी तक कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, उन्हें रखा गया। और क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू थी, कुछ डिमांड्स भी युवाओं की तरफ से रखी गई थी, तो मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा ज़रूर की गई। ये कहा गया कि जब ये चुनाव खत्म होगा, चुनाव आचार संहिता खत्म होगी, तो तमाम युवाओं के मुद्दों को पूरा किया जाएगा। तो अब ठीक ये है। देखना होगा कि हम्म। युवाओं के वोट हम्म। डाइवर्ट करने में कौन कामयाब रहा हम्म। और कौन ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को किसने फ़ोकस किया। क्योंकि सभी पार्टियों की तरफ से, चाहे मैनिफेस्टो की बात हो, अपने स्तर पर बिल्कुल जो कह सकते हैं मैनिफेस्टो कि जारी। अनिल एक निर्णायक भूमिका जो है युवा वर्ग की इस चुनाव के अंदर जो है वो रहने वाली है और रिजल्ट बहुत ज्यादा इस बात पर कह सकते हैं कि निसार करेगा, निर्भर करेगा कि इस वर्ग को साधने में जो है कौन कितना कामयाब रहा है और ये रिजल्ट जो है वही साफ तौर पर दिखाएगा। बने रहे हमारे साथ अनिल, आपसे हम कुछ और मालूमात इस पर हासिल करेंगे और कुछ जानकारी आपसे लेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्र भी जुड़ गए हैं। शंभू जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव जो है कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए, आदमपुर का जो विधानसभा चुनाव है, हम्म। ये शुरुआत में जब इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत हुई थी तो उस समय में मुद्दों से चल रही थी कि डेवलपमेंट क्या हुआ है, कैसे हुआ। कांग्रेस अपने आप को वो परंपरागत सीट मान रही थी कि व्यक्ति के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के लिए स्ट्रॉन्ग हम्म। एक बेस है, वहाँ पे वोट बैंक है जिसका लाभ मिलेगा। हम्म। तो उस तरह से कैंपेन होते होते और कांग्रेस का जो कैंपेन का जो स्टाइल था वो रूरल एरिया को ज्यादा फोकस कर रही थी। उसमें मैन टू मैन जाकर के हर गांव में हर लोगों से मिल रही थी। हम्म। तो उस कैंपेन का असर था कि बीजेपी के लिए सिचुएशन टाइट लगने लगा। हम्म। लेकिन जब वोटिंग हो रही है तो अभी लास्ट के 2-3 दिन के जो चेंजेस आप देखेंगे, हम्म। जिसमें कि परिवार को आगे किया गया, खास करके जो भजन लाल जी भजन की लाल परिवार जी, इनकी वाइफ है, यानी कि जसमा देवी जी। माँ जो है, हम्म। उसको मंच पे लाया गया, लोगों के बीच में लाया गया कि उनको लगा कि जो सिचुएशन है वो बीजेपी के लिए टफ होने वाली है। हम्म। तो बीजेपी अपने तरफ से पूरी ताकत भी झोंक रखी है। सारे मंत्री, सारे नेता, इवन चीफ मिनिस्टर, सभी लोग कैंपेन में लगे हुए थे। उसके बाद भी अगर उनको सिचुएशन टाइट लगा तो फैमिली को ले आए और उसके आने के बाद सिचुएशन वहां पे थोड़ा सा मतलब सेंटीमेंट ज्यादा हो गया, इशू बैक हो गए। जो क्षेत्र के जो इशू है, मेन कोर इशू है, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, या सड़क है, बिजली है, पानी है, जी। जो कोर इशू है वो बैक होते गए। और सेंटिमेंट और परिवार को, क्योंकि वहां पे ये एक चीज है कि चूंकि सरकार में जेजेपी की सरकार है प्रदेश में, तो सरकार के प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी हमेशा रहता है। चाहे वो कोई भी चुनाव हो, कोई भी सिचुएशन हो, तो हर जनता अपनी सरकार से हमेशा कभी खुश नहीं होती है। तो एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर रहता है चुनाव में। तो इस चुनाव में भी ये चीज बीजेपी के कैंडिडेट को ये भी पता है कि ऐसा सिचुएशन है वहाँ ग्राउंड रियलिटी पे जी। और इसको कम ओवर करने के लिए, इससे बाहर आने के लिए जो पारिवारिक सेंटिमेंट है कि ये जो कि परिवार का गढ़ रहा है, चाहे कोई भी दल हो, कुछ भी हो, तो उनको आप वोट देते रहे हैं, तो इसीलिए एक परिवार का कार्ड खेला, इमोशनल कार्ड जिसको आप कहिए कि इमोशनल कार्ड लास्ट टाइम में खेला गया। और उसके बाद आज भी जो इलेक्शन हो रहे हैं आदमपुर में,
उसमें सिचुएशन जो है तो उसमें ठीक है, बीजेपी का हमारे पलड़ा वो सहयोगी भारी अनिल लगेगा। अनिल दत्त सेमवाल भी जुड़े हुए हैं, उनसे जल्दी से मैं इस पर एक आखिरी उनका कमेंट लेना चाहती हूँ। अनिल, क्या आप भी मान रहे हैं कि इस प्रकार से जो भावनात्मक लहर है वो आज मतदान के दौरान जो है वो दिखाई दे रही है? बिल्कुल देखिए, भावनात्मक लहर बनाने का एक प्रयास किया गया जिस तरीके से चुनाव के अंतिम क्षणों में, हम्म। क्योंकि भजनलाल का गढ़ है माना जाता है, उनके बेटे और उसके बाद अब उनके पोते चुनावी मैदान में हैं। हम्म। और भजनलाल की धर्मपत्नी जो है जसमा देवी, उनको जिस तरीके से अंत में लाया गया, रैली में वो शामिल हुई। साथ ही कुलदीप बिश्नोई की तरफ से चुनाव जो रैली थी, रैली में उनकी तरफ से माफी मांगी गई, सभी से कहा गया कि अगर उनसे कोई गलती हो गई है हम्म। तो उनको सभी उनको माफ किया जाए। हम्म। तो इस तरीके से भावनात्मक बनाने का प्रयास इस चुनाव को जरूर किया गया है, लेकिन ये देखना होगा कि अगर मुद्दों पर आधारित ये चुनाव रहेगा तो जी, कितनी भावनाएं काम कर पाएंगी। ठीक है। बहुत शुक्रिया अनिल, इस तमाम जानकारी में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को देने के लिए। शंभू भद्र जी का रुख करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। शंभू जी, अगर मैं यहाँ पर कैंडिडेट की बात करूँ तो कैंडिडेट और हर एक चुनावी दल के अकॉर्डिंग आप कहाँ पर किसके माइनस और कितने प्लस पॉइंट आप उसमें देखते हैं? देखिए, जो कैंडिडेट है उसमें आप देखिएगा तो सभी कैंडिडेट का जो पुराना इतिहास है वो कांग्रेस से है। वो हम्म। कभी न कभी कांग्रेस ही रहे हैं। जी। तो अब भव्य बिश्नोई मान लीजिए बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पे हैं, और राज्यसभा इलेक्शन में 15 मतलब पहले वो कांग्रेस ही हुआ करते थे, आज बीजेपी में है। लोकसभा का चुनाव तो कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। हाँ, जी। लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा है। वो सीट भी पहले कांग्रेस के खाते में ही थी, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के टाइम में एट ए टाइम चीन बदला है। हम्म। तो कहने का मतलब कि कैंडिडेट देखिएगा तो जयप्रकाश अनुभवी हैं, ज्यादा जी। अनुभवी हैं। हम्म। और बीजेपी के कैंडिडेट भव्य बिश्नोई को बिश्नोई परिवार लॉन्च कर रहा है राजनीति में, एक तरह हम्म। से कि इस तरह से लॉन्च पैड से एक लॉन्च पैड है उसके लिए। हम्म। और जो दूसरे इन्हें लोग कैंडिडेट हैं या आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, वो भी पीछे कांग्रेस में ही रहे हुए हैं। तो सबकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की है। इस वक्त विधायक बनने के लिए सब अपने अपने तरीके से अलग अलग राजनीतिक लेकिन दलों लेकिन में एक है, जहां बात जिनको जो टिकट ज्यादा मिला। हाईलाइट की गई कैंडिडेट्स को लेकर के, ये बाहरी हैं और ये आदमपुर के ही हैं, और खासतौर पे भव्य बिश्नोई को लेकर ये कहा गया कि जो भजन लाल हैं उनकी तीसरी पीढ़ी अब जो है वो यहाँ से चुनावी मैदान में उतर रही है, तो जो विरासत है उसको भी यहाँ पर एक प्रकार से साथ लेकर चलना है। जो जीत देती आई है आदमपुर की जनता, वो एक बार फिर से झोली में डालनी है। तो ये तमाम बातें यहाँ पर की गई, तो इनका क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ने वाला है बाहरी और इनका घर के इसका व्यक्ति देखिए का? बाहरी और अंदर का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। मतलब कि चूंकि जो जयप्रकाश हैं कांग्रेस के कैंडिडेट, वो भी उस हलके में काफी पॉपुलर हैं, और इसलिए जी। उनको वहां पे टिकट दिया गया था। हम्म। बाहरी का गेम ये था कि एनी हॉ जो बिश्नोई परिवार है, वो एनी हॉ चाहता है कि आदमपुर उनकी पुश्तैनी एक तरह से सीट रही है, तो वो बनी रहे। हम्म। हालांकि जनता को ये देखना चाहिए कि हम अपनी जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें किसी भी सीट को, या चाहे लोकसभा हो या विधानसभा सीट हो, उसको परिवारवाद में ना फंसने दे। जी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप बहुत सारी सीट देखेंगे जो कि एक परिवार का लगातार उसमें, चाहे उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे, वो सीट उसके खाते में जाते रहते हैं। तो ये जनता को सोचना चाहिए। जनता को, चूंकि डेमोक्रेसी है, तो जनता को अच्छे से सोचना चाहिए कि कोई भी हम रिप्रेजेंटेटिव चुने तो किसी परिवारवाद के प्रभाव में आकर के ना चुने। अपने बेहतर कैंडिडेट को देखें और उसके हिसाब से आप चुने वहां पे। तो ये चीज होनी चाहिए थी, लेकिन बस वही है कि इमोशनल कार्ड है, परिवारवाद है, और तमाम चीजें वहां पे चुनाव में अभी काम कर रहे हैं। प्रत्याशी अपने स्तर पर सभी दलों के प्रत्याशी स्ट्रांग है, योग्य है। मतलब किसी को आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये प्रत्याशी अच्छे नहीं है। कम से कम 4 दल के प्रत्याशी तो बेहतर प्रत्याशी हैं, कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। तो भजन लाल सबसे परिवार उसमें की विरासत जो है सबसे वो उसमें कायम नया रहने जो है वाली वो है बीजेपी का। इस बार चुनाव में, या फिर आपको लगता है कि इस बार कुछ नए की बारी है? मुझे जो आज की जो मुझे रिपोर्ट है मेरे पास, 2 दिन पहले की रिपोर्ट, आप 2 दिन पहले मेरे से बात करते तो कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा था। 3 दिन पहले का बात करते तो आज जब हम बात कर रहे हैं चुनाव के दिन, तो जी। बीजेपी का पलड़ा हमें भारी लग रहा है।
लेकिन तो लग शंभू रहा है जी, कि जनता के आज मन में क्या है, मतदाता के मन में क्या है, ये भी एकदम से क्लियर नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि हाँ, जो कोई भी चीजें नहीं करता, चेहरे पर क्लियर दिखाई देती क्लियर है, कहना जुबान पर मुश्किल है। सुनाई देती है, सेंटीमेंट जुबान से, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो अलग अलग होती हैं। जी जी। अंतिम में जो मेन जो वोटिंग ट्रेंड है, आप इंडिया पूरे केवल आजमपुर की ही नहीं, पूरे हाँ। हरियाणा या पूरे भारत की आप देखेंगे, जो वोटिंग ट्रेंड है, जिस दिन वोट करने जा रहे हैं उस दिन बहुत चीजें काउंट करने लगती हैं। पार्टी के प्रति विचारधारा, कैंडिडेट के प्रति आस्था, उसके बाद जो लोकल इश्यूज हैं, इश्यूज पे क्या तो ये कह किसने सकते हैं कि कहा है, शंभू जी, उसके जब बाद तक कास्ट। नतीजे नहीं आते तब तक यहाँ पर जो उम्मीदवार है उनकी सांसें जो है वो फूली रहेंगी और इंतजार इसी बात का रहेगा कि नतीजा बिल्कुल, बिल्कुल, क्या आने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव जो है काफी रोचक और दिलचस्प हो गया है। सस्पेंस भी इस चुनाव में काफी बना हुआ है। अभी तक जो समीकरण पहले दिखाई दे रहे थे वो अचानक से बदले हैं, लेकिन कितने बदले हैं ये अभी कोई नहीं कह सकता है। जब नतीजे सामने आएंगे ये तभी साफ हो पाएगी तस्वीर कि समीकरण कब, कितने, कहां पर और क्यों बदले। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।